नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। आज मेरे जो गेस्ट हैं उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी को एक नया मुकाम दिया। लोग पहले कॉमेडी करते थे लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बहुत कम जानते थे। स्टैंड अप कॉमेडी को उन्होंने उस लेवल पर पहुंचाया कि आज उन्हें फॉलो करने वाले बहुत सारे कॉमेडियंस हो गए हैं। आज मेरे साथ हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विजेता रतन नूरा जी। मेरा मतलब है कि आज हमारे साथ हैं सुनील पाल जी, जिन्हें कि आप सभी जानते हैं। वो कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। बहुत सारे पोर्टफोलियोज वो एक साथ संभाल रहे हैं। लोगों को गुदगुदाने और हंसाने का काम तो वो खैर कर ही रहे हैं। तो चलिए मैं सीधा उनको अपने प्रोग्राम में आमंत्रित कर लेती हूँ ताकि आप लोग जो है ना उनकी कॉमेडी से आज थोड़ा हंस के लोटपोट हो ही जाएं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? दुआ है आपकी। अच्छा, रतन नूरा, मतलब हम्म। आपको देखिए तो देखते ही दिमाग में सिर्फ रतन नूरा आते हैं। ये इतना जी खूबसूरत कैरेक्टर आपने जो बनाया, कोई तो इंस्पिरेशन होगा आपके इस खूबसूरत कैरेक्टर के पीछे। जी बिल्कुल, रतन नूरा खुद थे, क्योंकि मैं जब 1995 में बॉम्बे आया था तो एक चाय हम्म। की दुकान पे काम करता था सांता क्रूज में। और बाजू में जंबो होटल था जहाँ पे हम लोग सब उस वक्त के जितने भी स्ट्रगलर दोस्त थे साथ में मिलकर बातें करते थे, प्लान एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो वहाँ ये बंदा रतन नूरा, टैक्सी ड्राइवर, रात को जब होटल बंद होने का टाइम होता था तो पी के हाँ। टाइट आता था। और वहाँ हमारे जब वो आते थे, खाना दो, खाना खिलाओ होटल वालों, मद्रासियों, मोटू लोगों, हाथियों, खाना खिलाओ। तो वो जो मोटे मोटे मद्रासी भाई हमारे अन्ना है, हाँ। होटल बंद हो गया, जाओ इधर से। हाँ। साले फोकट में खिला रहा है का? तुम जितने मोटे मोटे हाथी लोग गेंडे टाइप के हो ना, एक बात गौर से सुन लो। क्या रे? सबको उठा के पटक दूंगा, अच्छा। पैरों तले, पैरों तले कुचल दूंगा सबको। और खुद दुबला पतला आदमी। तो मुझे कैरेक्टर लगता था कि यार इस बंदे से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। और मैं उनके साथ में रहता था, दोस्ती हो गई हमारी। और वो एक साल तक हमारे साथ में रहे, लेकिन टीबी के मरीज थे, ओ। शराब बहुत पीते थे। और हम भी स्ट्रगलर थे, हम भी बहुत ही बुरे स्ट्रगलर थे, मतलब। तो सपोर्ट हमारा भी उतना नहीं हो पाया उनको, और वो दुनिया से चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने हमारा स्ट्रगल देखा था, इसलिए भगवान से जाके मेरी सिफारिश की कि ये जो मेरी नकल कर रहा है, इसको मेरा नाम और मेरा जितने भी जो जो भी मुझे दे सकता था सब इसको दे देना मेरे नाम का, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो आज देखिए उन्हीं के नाम से मैं पहचाना जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद भगवान से उन्होंने ही मेरी सिफारिश की सर, आपने जैसे बोला अभी कि आपने बहुत स्ट्रगल किया। हम लोग जब किसी को बहुत हंसते हुए देखते हैं ना तो हमें लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत खुशनुमा होगी, लेकिन अक्सर ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। जिनके अंदर दर्द ज्यादा दबा होता है वो बाहर उनकी खुशी और हंसी ज्यादा नजर आती है, दुनिया में ज्यादा प्यार बांटते हैं। तो आपकी स्टोरी में ऐसा क्या है? आपने जैसे बोला कि स्ट्रगल कर रहे थे, आपके पिताजी तो अच्छी खासी रेलवेज में जॉब थी ना उनकी? हाँ, बट उनके पिताजी की क्या है, संगत बहुत बुरी थी। वो इतनी बुरी संगत थी कि वो जॉब जो है वो हम ना के बराबर ही हो सकती थी, क्योंकि आधे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करते थे। और जो पेमेंट वगैरह आता था वो घर से बाहर ही खत्म हो जाता था, उनके पार्टियों में, उनके दोस्तों में, उनके इसमें। और जमाने में क्या, रेलवे वालों को शराब और ठेके पे बिंदास, शराब के ठेके पे या कोई भी खाने पीने की दुकान में आराम से उधार मिल जाता था पार्टियों के लिए। और जिस दिन पगार होता था, पेमेंट का दिन होता था, उस दिन वो सारे ठेकेदार पेमेंट की जगह पे आके खड़े हो जाते थे कि भैया शंकर पाल जी आप आइए इधर, फला जी इधर आइए, हम्म। आपका ये बिल हुआ, हम्म। आपका ये बिल हुआ। तो फिर वो वहीं बढ़ जाता था पेमेंट उनके जो। तो महीने भर वो दोस्तों के साथ में पार्टियां वार्टियां करते थे, उस टाइप की चीजें थी, जिससे वजह से परिवार बहुत प्रभावित होता था, बहुत। तो मुझे ये चीजें लोग पूछते हैं कि भाई वाकई ऐसा क्यों होता था, लेकिन क्या हम जो जो उस टाइम में परिस्थितियां थी वो ऐसी थी। उसके बाद में फिर काम भी करना पड़ता था। छोटे में उम्र में मैंने 9-10 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो कड़िया का काम हो, चाहे वो अ, दाल मिल में काम करना हो, चाहे वो किसी के किराने की दुकान में काम करना हो, चाहे वो सब्जी की दुकान में, हफ्ते की एक दुकान लगती है सब्जी की, तो सब्जी वाले से मैं कहता था कि मैं आपकी दुकान में काम करूंगा, शाम को जितनी भी सब्जी बच जाए वो मुझे दे देना, मेरे परिवार के लिए काम आएगी।
तो वो आजू बाजू वालों को भी हाथ पाँव जोड़ता था कि दादा कुछ आपकी मिर्ची टमाटर कुछ बचेंगे तो प्लीज। बोले हाँ ठीक है बचेगा तो देख लेंगे। और वो तो ऐसा उनके साथ में उनकी सेवा भी करता था, उनका काम भी करता था, उनके साथ गाना भी गाना या कुछ अपने तरीके से कुछ एंटरटेन करना। और फिर वो मुझे जो बचा हुआ जो भी माल था उसको फिर साफ सफाई करके घर पे माँ खाना बनाती थी हफ्ते में, हफ्ते के लिए कुछ संडे के संडे वो हमारे लिए एक साप्ताहिक मार्केट लगता था बल्लार शाह में। फिर हम्म उसके बाद में मैं सुबह डबल रोटी बेचता था, ब्रेड जो हम्म। बस सुबह सुबह स्कूल स्कूल मेरी 11 बजे की होती थी, उस सुबह मैं 6-7 बजे पूरे मोहल्ले में, शहर में बल्कि, घूम घूम के, साइकिल तो थी नहीं मेरे पास, पैदल घूमता था मैं। और डबल रोटी और ब्रेड बेचता था। तो ऐसी चीजें बहुत सारी हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले का इशारा होता है, किसी न किसी वजह से आपको एक बस अभी वो फील करता हूँ कि वो चीजें मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुई कहीं ना कहीं। मुझे वो मेरे लिए विद्यालय साबित हुई मेरे, क्योंकि मैं कई कैरेक्टर से मिल पाया कई जगह। अपने हाथ अपने आप आदमी अपने शहर में रह के ही गली गली घूम नहीं पाता, मैं इस चक्कर में गली गली घूम लेता था। तो मुझे हर चीज समझ में आ जाती थी कि यहाँ से शॉर्टकट है, इधर से यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ वो चीज मिलती है, यहाँ उसका घर है, वहाँ इनका। तो ऐसा मुझे वो काफी फायदा हुआ। बल्लारसा शहर जो है वो मेरे लिए, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, मैं समझता हूँ कि वो प्रैक्टिकली बहुत कुछ मेरे दिल में है शहर। और मुझे वो परिस्थितियां भी जो है बहुत कुछ सिखा गई। मदद आज मुझे, आज अगर मैं सोचूं तो मेरे वो मददगार सारी चीजें आपने प्रैक्टिकली। जितना स्ट्रगल किया तो इस फील्ड में आने के लिए मुझे हमेशा लगता है कि सिफारिश, जान पहचान, है ना, जैक, ये बहुत लगाना पड़ता है। आप जिस हिसाब से अपनी जिंदगी बता रहे हैं, मुझे तो लगता है ना कि कोई सिफारिश करने वाला आपको मिला होगा। आपने तो कैसे भाई कैसे ब्रेक थ्रू कैसे किया आपने? भाई जिसका, मेरा ऐसा मानना है कि जिसका गॉडफादर नहीं होता उसका गॉड ही फादर होता है। तो मैं ओह, समझता हूँ कि लवली। पहली बार जब मोहल्ले में डांस किया था फिल्म हिम्मत वाला के गाने पे, जीतू जी के गाने पे, लड़की हम्म। नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। इस गाने पे, इस डांस पे मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया था। सोचिए, जीतू जी के गाने पर, ओह। जितेंद्र साहब के गाने पर मुझे फर्स्ट प्राइज हाँ, मिल गया था। इसलिए नहीं कि मैं सबसे अच्छा डांसर था, इसलिए हाँ। क्योंकि बाकी बहुत बुरे थे, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। अच्छा। और वो भी अच्छा। प्राइज क्या था? हम्म। स्टील का कटोरा। स्टील का कटोरा था। हाँ, तो कटोरा हाँ, जब मुझे मिला तो मैं पिताजी के पास गया, मैंने कहा पिताजी आज देखिए मेरे कला की वजह से मुझे कटोरा इनाम मिला डांस की वजह से। तो पिताजी हाँ। बोले बस ये कटोरा, कटोरा लेगा और मांगना शुरू कर अभी जाके जगह जगह। ओ, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बात कह सकते हैं कि ईश्वर ने ही उनके मुंह से कहलवाई कि कटोरा ले और जगह जगह जा और मांग। क्या मांग सकता है? मांग, ज्ञान मांग सकता है, कोई संस्कार मांग सकता है, कोई कोई चीज, कोई अधिकार मांग सकता है, जा मांग। तो मैं ऐसा हमेशा कहता हूँ कि ये जो चटोरा है, इसका पहला इनाम स्टील का कटोरा है, जिससे इसने दुनिया का प्यार और सम्मान बटोरा बटोरा है। और स्टिल आई एम कटोरे के साथ में वर्किंग। स्टिल आई एम है। वर्किंग विद स्टील का कटोरा। सर, जो आप लोगों ने मुकाम बनाया, जब आप जी कॉन्टेस्ट जीते थे, जब आप आए थे, आपने तभी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। कितने जी लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन कुछ एक नाम उस दौर के जो हैं आज भी हम लोगों के मस्तिष्क में एकदम जिंदा है। अभी के बहुत लोग जी। होंगे, लेकिन यकीन मानिए शायद ही हम में से कोई किसी को याद कर पाता होगा। आपको क्या डिफरेंस नजर आता है आपके समय की जो कॉमेडी थी तब में और अब में? आजकल के बच्चे ऐसा क्यों कुछ नहीं कर पा रहे कि वो आप लोगों की तरह नाम बना पाए और हमारे मस्तिष्क में ना छा जाए? देखिए क्या है कि हर समय की अपनी अपनी डिमांड होती है, हर गैजेट की अपनी अपनी डिमांड होती है। इस वक्त सोशल मीडिया सर सर उठाकर बात कर रहा है, हम्म समझे सर? तो उस वक्त, उस जमाने में लोगों को फिल्मों में काम करके अपने को साबित करना पड़ता था, फिर टेलीविजन पे साबित करना पड़ता था, फिर स्टेज पे। अब सोशल मीडिया पर भी अगर कुछ भी अगर लोगों को अच्छा लगता है तो लोगों का ज्यादातर फोकस अब सोशल मीडिया पर हो गया है। तो यहीं की हम्म बातें, यहीं की चीजें करते हैं। लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो यूथ में भी कुछ बहुत अच्छे लोग दिखते हैं, हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो सभी का तरीका अलग अलग हो गया, लोगों को परफॉर्मेंस अलग अलग चाहिए। ये भी बात सच है कि अगर आप दाल चावल कितना ही अच्छा बनाओ या कोई भी डिश कितनी ही अच्छी बनाओ, लेकिन एक टाइम के बाद सोचना है कुछ और है, इसके अलावा कुछ और है क्या? तो एक इंसानी फितरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि
हमारे परफॉर्मेंस को लोग प्यार देते हैं और देते रहेंगे। लेकिन नया भी बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि मैं नए लोगों से बहुत कुछ सीखते रहता हूँ। मुझे मजा आता है जब वो नया नया कुछ करते हैं, तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। नए लोगों में कोई आपका फेवरेट है क्या? मेरे अगर मैं तो देखा जाए तो कपिल शर्मा को हमारे हमारे बैच के हिसाब से तो नया है वो, ठीक है। मतलब मेरे हाँ हाँ, आपकी हमारे बात की किसी से बैच के थे, हाँ। हाँ। और वो इस बात का सम्मान भी करता है, बहुत सम्मान करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैं समझता हूँ कि वही है कि उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी संस्कार भरे हैं। तो कपिल हो गया, सुनील ग्रोवर साहब हो गए, या सुगंधा मिश्रा हो गई, संकेत हो गया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और पुराने तो सारे हमारे गुरु हैं, महागुरु हैं। और ये नए लोग भी मेरे गुरु हैं, मैं इनसे भी बहुत कुछ सीखता हाउ काइंड ऑफ यू। ये आपकी हूँ। मॉडेस्टी यस। है कि आप नए लोगों के नहीं लिए नहीं, भी जो मॉडेस्टी हमेशा आप सर। उनसे सीखते क्योंकि हैं। क्योंकि आप अपने काम में, अपने काम के लोगों से सीखते रहेंगे। नयापन तो नए लोग लाएंगे ना। पुराने तो हाँ। हमारी जड़ें हैं, स्कूल है, उनसे तो हमको तो एबीसीडी सीखने मिली। लेकिन नया क्या, इसके अलावा नया क्या, तो वो नए लोग नई आवाजें ला रहे हैं, नया कैरेक्टर ला रहे हैं, नए जोक्स ला रहे हैं, नई बातें ला रहे हैं। अब सोशल मीडिया की बातें जो नए लोग ला रहे हैं और नई चीजें ला रहे हैं, कि कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, और कैसे इससे जोक, फन कैसे, ह्यूमर कैसे क्रिएट होता है, हम्म। ये चीजें हम्म। मैं नए लोगों से सीखता हूँ। क्योंकि मुझे इतना समझ में नहीं आता है, तो मैं समझता हूँ कि तो अच्छी बात है, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और यही जरूरी, अगर आप नया कुछ नहीं सीखेंगे तो बहुत पुराने लगेंगे। तो अगर आप, जैसे आपने कहा कि मॉडेस्टी अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये कि नया नहीं सीखेंगे तो फिर आपको वही कहा जाएगा, हाँ पुराने कलाकार थे यार, बहुत अच्छा करते थे, ऐसा हो जाएगा। आपने सही कहा। अच्छा, आपने एक बहुत जबरदस्त काम किया। आपने क्या किया कि 51 में 51 कॉमेडियंस को लेकर के आपने अपना शो बनाया, भावनाओं को समझो। मतलब फिल्म है। एक, हाँ, एक दो आदमी के साथ काम करना, तीन आदमी के साथ काम करना, वो भी अपने समकालीन, बहुत आसान होता है। 51 लोगों के साथ आपने एक फिल्म बनाई है ना, वो भी मतलब अलग अलग कॉमेडियंस के साथ। क्या मजा आया आपको, कैसा मजा आया, ये बताइए आप हमें। अगर मिमिक्री की बात चले तो योगेश मिमिक्री आर्टिस्ट मुझे हाय कह रहा है। और हाँ। हम्म, तो ऐसे नए लोगों से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, सब लोग मेरे पर प्यार करते हैं। 52 स्टैंड अप कॉमेडियन को पहली बार जब मैंने फिल्म बनाने की कोशिश की, भावनाओं को समझो, जिसमें कपिल शर्मा से लेके जॉनी लीवर साहब से लेके राजेश श्रीवास्तव, पाकिस्तान के सारे कलाकार, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, मतलब आप नेम इट, मतलब सुदेश लहरी, कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो उसमें ना हो। एहसान हम्म। कुरैशी, नवीन प्रभाकर, लाइन से। सब, और हाँ। तमाम कलाकारों के साथ में वो फिल्म बनी। तो ये मुझे ऐसा लगा कि यार अपने आप में एक रिकॉर्ड हो सकता है। तो मैंने ये बात छेड़ी और मैंने ट्राई किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। तो सचमुच हाँ। बॉलीवुड का, यानी भारतीय सिनेमा का पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पास है, भारतीय सिनेमा का। हाँ। हाँ, भारत में पहली बार कॉन्ग्रेचुलेशन। फिल्मों में है। थैंक यू। तो फिर उसके बाद फिर मुझे एक लगा, एक आदत पड़ गई कि यार क्यों ना हम इस पे भी, क्योंकि क्या, स्टैंड अप कॉमेडी जो होता है वो अपने आप में एक फिल्म होता है। जैसे अगर हम्म। आप स्टेज पे खड़े हैं तो राइटिंग भी आपकी चल रही है, एक्टिंग भी आपकी चल रही है, एडिटिंग भी आपकी चल रही है, परफॉर्मेंस भी आपका चल रहा है। आप स्टेज पे खड़े होकर सब चीजें खुद ही कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। वो अपने आप में एक फिल्म होता है। तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट हम फिल्म क्यों नहीं बनाए। तो मैंने 4 फिल्में हमारी अभी इस वक्त रिलीज है। एक भावनाओं को समझो, हम्म। दूसरी मनी बैक गारंटी, वो डोमेस्टिक लोन पर मैंने बनाई थी, कि हम किसी को जब पैसे उधार देते हैं और जब हम्म। वापस लेने की बारी आती है तो कितनी दोस्ती दुश्मनी बदल जाती है। हाँ। विग बॉस, विग बॉस बनाई थी, गंजे भाइयों बिग की बॉस। बायोपिक। अच्छा। विग, अच्छा। विग, गंजे गंजे भाइयों की बायोपिक। अच्छा। तो और अब बनाइए लॉकडाउन टू अनलॉक, शिमारोमी पे वो स्ट्रीमिंग हो रही अच्छा। है। तो ये सारी हम्म। चीजें चलते रहती। तो मैं साइड बाय साइड ये भी करता था, क्योंकि ये मेरे काम का ही एक हिस्सा है, फिल्म की राइटिंग काम, गाने लिखना। क्योंकि ये तो स्टेज पे मैं करता ही हूँ, गाने के पैरोडी बना दिया, डायलॉग लिख दिया, या कुछ ऐसा कर दिया, फिर एडिट कर दिया, फिर उसको ठीक से लिखा, वो सब तो मेरा काम है ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर स्टैंड अप कॉमेडियन एक हम्म। अपने आप में चाहे तो एक फिल्म ही होता है, वो फिल्म बना सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आप जब घर पे रहते हैं तो आपके घर में सब लोगों को हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है आपकी वजह से, या आप घर में बिल्कुल अलग हैं, सीरियस रहते हैं? अ, इसका बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब मैं यही दूंगा कि मैं इंसान हूँ, आम आदमी हूँ। और आम आदमी जैसे होता है ना, कि जैसे आप एंकर है, तो आप घर पे हाँ। तो एंकरिंग नहीं करती होगी ना। कई घर बार पे घर तो में भी आपको कर लेती हूँ। कई बार जुबान पे वो धार दे ही देती हूँ मैं। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि कभी 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 तो खैर
इत्तेफाक तो हो ही जाता है कि हमने कोई बात कर दी, किसी ने कुछ बात कर दी। लेकिन हाँ, जैसे होता कि घर में मैं एक पिता भी हूँ, पुत्र भी हूँ, और पति भी हूँ, भाई भी हूँ। तो वो सारे जॉब जो कह सकते हैं कि इंसान को कर्तव्य जैसे कह सकते हैं, या हमें उस फ्रेम में काम करना पड़ता है, वरना फिर वो लोग बोलेंगे सीरियसली कुछ, सीरियसली सीरियस होना भी जरूरी है। जैसे कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, लाइफ इज ऑल्सो सीरियस बिजनेस। वेरी राइट। तो अच्छा, वो है। जहाँ आप लेकिन सीरियसनेस ऐसी की बात नहीं, बात कर हाँ, रहे हंसी हैं। मजाक, हंसी मजाक तो चलते रहता है, लेकिन यस यस ऑफ कोर्स कि हर वक्त ये पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, स्टेज पर भी कहाँ, जब स्टेज पर हम होते हैं उतनी देर के लिए, परफॉर्मेंस करते हैं उतनी देर के लिए, बैक स्टेज में तो हम बहुत सीरियस होते हैं। सीरियस होते से ज्यादा कहना होता है कि हम अपने काम में होते हैं, अपने फ्लो में होते हैं। राइट। अच्छा, जैसे आपने सीरियसनेस की बात की, आप बहुत बेबाक किस्म के इंसान हैं। मतलब जी कई बार आप कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं कि बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। जी अच्छा, जी जी ये जी। आप यूं ही बोल जाते हैं, बोलते बोलते में बोल जाते हैं, या फिर आपको बहुत गुस्सा आया होता है किसी चीज को देख करके, आपको लगता है कि मुझे इस पर बोलना जरूरी है? देखिए क्या होता है, जैसे मैं ऐसा समझता हूँ कि कला, हम्म। मेरा ऐसा मानना है, एक भगवान की देन है। हम्म। कला की देवी माँ सरस्वती है, यानी कि ये पूजा का स्थान है। ये स्टेज हुआ या जो भी आप काम कर रहे हो, काम, काम कोई भी काम के लिए कहा जाता है कि काम पूजा है, हम्म। ऐसे कहा जाता है। तो उसमें मेरा ऐसा मानना है कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट, दिल, हम्म। दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट साफ होना चाहिए। आपको हाँ। क्या करना है आप सब कीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि लिमिटेड रहिए। चार्ली चैपलिन हम्म। साहब ने क्या नहीं किया, फिर और लोगों ने क्या नहीं किया, सब लोगों ने अपना अपना बहुत अच्छा बेस्ट दिया है। आप भी दीजिए, बेस्ट दीजिए, मेहनत कीजिए, और अच्छा कीजिए, और अच्छा कीजिए। आपके पास में तो सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद फिर आप, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, और कुछ नहीं के नाम पर कुछ भी कर रहे हो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये कला का भी अपमान है, दर्शकों का भी अपमान है, आपका भी अपमान है, और जो अवार्ड और रिवॉर्ड आपको गलती से मिले हैं प्रीवियस टाइम में पहले कभी, ये उनका भी हम्म। अपमान है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं साबित कर रहे हैं कि आप, वो कलाकार या वो नाम जो है आपको मिला है, वो आपके काम की वजह से नहीं मिला, आपको इस टाइप की ओछी हरकतों की वजह से मिला है। आप ये साबित, क्योंकि आपको, आप साबित कर रहे हो कि आपको ओछी हरकतों की जरूरत पड़ेगी अपने आप को बढ़ाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप सभी के अंदर अपना टैलेंट होता है, आप अपने मेहनत से काम करेंगे, अच्छा करेंगे, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का पूरा मौका है। बाकी Lovely. नहीं तो फिर गंदा काम और बुरा काम और बिलो द बेल्ट काम करने के का से फिर वो तो फिर आप में और एक रास्ते के शराबी में और अजीब पागल और उस टाइप के बंदे में क्या है, जिसको सेंस नहीं है, जिसको जिसको कुछ लेना देना ही नहीं दुनिया से, जिसको अपने आप से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बंदा कर रहा है। तो जो समाज का नहीं है, जो समझ का नहीं है, वो समाज का है। मुझे ऐसा लगता है जो समझ से बाहर है वो समाज से बाहर बहुत सही बात आपने कही। बहुत देर से बार बार वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनका नाम आशीष जी है। ये आपको हाय कह रहे हैं बहुत देर से। हाय टू वन है। ऑफ द भैया इस वक्त ग्रेटेस्ट तो सिर्फ, कॉमेडियन। इस वक्त सबको आशीष की जरूरत है, हशीश की नहीं। बिल्कुल, आशीष दे दीजिए आप सबको। अच्छा, बहुत सारे आशीष, लोग, हाँ जी। हाँ जी, बहुत जी सारे लोग आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी बन रही है कॉमेडियंस की, तो उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए, कुछ उनके लिए क्या खास टिप्स होने चाहिए? क्या उन्हें कंटेंट पे, जैसे आपने 7-8 चीजों का नाम लिया कि वो कंटेंट वगैरह सब कुछ अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आज की पीढ़ी को आप कोई सजेशन या टिप देना चाहेंगे? देखिए, जो भी आप, जो भी नई पीढ़ी कर रही है, सबसे बड़ी बात तो जितने भी लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और मैं हम्म। सबको, मैंने जैसे कहा कि नए लोगों को भी मैं अपना गुरु मानता हूँ। हम्म। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अपने जगह पे वो सही है, उनका काम मैं नहीं कर पाऊंगा। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, जो बेस्ट हाँ है जी। वो लोग जो अपने काम में सीरियसली, वो अपना काम बेस्ट कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं, नई नई बातें ला रहे हैं, नई नई चीजें ला रहे हैं। बस यही है कि आप उसमें प्योरिटी रखो, मन हम्म। साफ रखो, ईमानदारी रखो, आपको बहुत आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वरना क्या हो जाएगा कि आप अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी अगर आपने टिकट फॉर ग्रांटेड ले लिया और इस टाइप की चीजें कर रहे हैं, सस्ती हल्की बिलो द बेल्ट चीजें कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे भी आपको जो अप्रिशिएट करेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे है भी जो हम्म। अप्रिशिएट करते हैं, उनको तो पैसे से और कमाई से मतलब है। मुझे भी बहुत सारे ऑफर आते हैं, मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं कर सकता। तो उस चीज से अगर आप आज बचोगे, तो बच्चा सबको डालेगा ना कि नजदीक के फायदे से ज्यादा दूर का नुकसान हमें देखना चाहिए।
तो कह वही। सकते हैं ना कि वो आज का फायदा आपका अपना हो सकता है, लेकिन कल का फायदा पूरे प्रोफेशन का होगा, पूरे पीढ़ी का होगा, आपके पूरे परिवार का होगा। और मानो ना मानो, कोई कितना ही अप्रिशिएट करे, चाहे अपना परिवार करे या दोस्त यार करे गलत चीजों को, लेकिन हम्म। वो चीज कहीं ना कहीं आपको और आपकी वजह से लोगों को सम्मान नहीं दिलवा पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। चार्ली चैपलिन साहब ने आज से कई सालों पहले, हम्म। जब वो बोल भी नहीं पाते, तब भी कोई ऐसी हरकत नहीं की और अच्छा काम किया। आज उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई जोड़ नहीं है उनका। हाँ, उमर शरीफ कॉमेडी की साहब ने, बात करते तो उन्हीं का हम एग्जाम्पल देते हैं। हाँ। उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह खान साहब, सोहेल अहमद, एंड अजीज जी, एंड हमारे इंडिया में के नायकर साहब, जॉनी लीवर साहब, ये सब पाइनियर्स हैं और इन्होंने आप इतना अपने आप बढ़िया का भी बढ़िया नाम लीजिए। आप अपना नाम भी लीजिए और राजीव श्रीवास्तव जी का भी नाम, क्योंकि जी आप जी। लोगों ने भी इस झंडे को उठाकर ही रखा। कभी इवन मुझे कपिल, लगता नहीं है कि कपिल को भी मैं सलाम करता हूँ। कपिल हो गया, जिसे मैं दो तीन लाख सुनील ग्रोवर हो गए हैं, और बाकी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेहनत दिखती है इन लोगों की, मेहनत दिखती है। लेकिन तभी आपको तो लगता ये, नहीं है थोड़ा सा कॉमेडी में उनकी कुछ ऐसी चीजों का मिश्रण हो चुका है कि कई बार जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो थोड़ा सा कटने का मन करता है वहां से। यही चिंता का विषय है। यही मैं जब लोगों को बोलता हूँ तो लोग मुझे गलत समझते हैं। लोग मुझे पुराने विचारों का, पुराने ख्यालों का, मैं पुराने ख्यालों, मैं बोल्ड, बहुत बोल्ड ख्यालों का हूँ। और ये भी बोलना एक बोल्ड ख्याल ही है जो मैं बोल रहा हूँ। हम्म। लेकिन लोग अभी नहीं समझ रहे मेरी बात। आगे चल के मेरी बात को समझेंगे कि यार आप अपने भी दुश्मन बनते हो, अपने प्रोफेशन के दुश्मन भी बनते हो, अपने दर्शकों के भी दुश्मन बनते हो, अपने देश के दुश्मन बनते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, एक आदमी बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब जैसे राइट। आपका एंकरिंग है, तो हम बोलेंगे ना, इंडिया में एक एंकर है, वो लड़की है जो योगिता है, बहुत अच्छा करती है। या इंडिया का वो कलाकार है, तो एक देश का नाम जुड़ जाता है आपके साथ में, बहुत। तो वो उस चीज का सम्मान हमें रखना चाहिए। वेरी राइट। जैसे गीतकारों ने क्या किया कि अपना नाम शकील बदायूनी, हसरत हम्म। जयपुरी, अ, अपने क्षेत्र का नाम विशेष जोड़ लिया। असद 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 भोपाली, हम्म। और आज उन शहरों को प्राउड है, हम्म। प्राउड है। क्या काम किया, अपने शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। लव, लव फॉर देम। वेरी तो राइट। ऐसा काम, ये क्या मतलब हुआ कि आप इंडिया एआई भी नाम रख रहे हो, उसमें इंडिया है शामिल, और काम क्या कर रहे हो कि देश को पूरा मतलब बदनाम मिट्टी में कर दिया। तो मैं समझता हूँ, और उनको क्या है, उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म का सहारा ले रखा है जो इनको बढ़ा हाँ। चढ़ा के लोगों तक पहुंचाता है। और यहाँ पर कई सारे ऐसे फेक व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स अवेलेबल है, जो इनको सिर्फ बढ़ावा देता है, तारीफ करता है, और वो आके हमारे वीडियो पर, अच्छे वीडियो पर गंदी गंदी हाँ। भाषा और सब हाँ। इस्तेमाल हाँ, करते वेरी हैं राइट। जानबूझ के। वो टारगेट वो करते हैं पता ऐसा। चलता है, वो पता लेकिन चलता है। लेकिन 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 मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि ये मुझे पता है कि कोई होश हवास वाला आदमी ऐसा कमेंट करेगा ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं करेगा। बुरा लगा परफॉर्मेंस, तो एक शब्दावली होती है, उसके हिसाब से बोलेगा। या मैंने तो आज तक कभी किसी को, मुझे तो इस बात का प्राउड है कि मैंने हाँ। किसी के भी कंटेंट पर जाकर कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हर्ट हो सकता है। आप उसको अप्रिशिएट करो, अगर नहीं कर सकते तो चुप रहो, कोई बात नहीं। हाँ, ये वेरी क्या राइट। ये क्या इतने ये क्या इतने बदमाश लोग होते हैं। इनको अप्रिशिएशन करना ही नहीं है। इनको इनको क्या है, बस इसी तरह से ट्रोलर शब्द जो इनको मिल गया है, हाँ, इनको लगता है इनका जैसे जैसे प्लानिंग ही है वो। बहुत बड़ा तमगा मिल गया इनको, बहुत बड़ा नेशनल अवार्ड मिल गया। ट्रोलर जो होता है वो हम्म। समाज का, खुद का, सबका दुश्मन होता है, परिवार का। उनका कमेंट उनके भी परिवार वाले जब देखेंगे तो बोलेंगे, यार मैंने बच्चा मांगा था, ऊपर वाले ने हमें बट्टा दे दिया। तो ये चीजें जो है वो घूम फिर के कहीं ना कहीं आते। तो खैर, मुझे वही कहना है कि इस चीज को थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे, अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, कमाई भी हो जाएगी आपकी, नाम भी हो जाएगा, गाड़ी बंगले खूब, वाहवाही भी होंगी, सब हम्म। बुलाएंगे आपको। हो सकता है कि धीरे धीरे सब लोग बुलाएंगे, लेकिन भैया, जड़ें जिसकी खोखली है वो पेड़ पनप ही नहीं सकता। मैं तो सर, भैया, मैं यही तो कहता हूँ कि रीजन है। पेड़, जड़ों को आप मजबूत रखिए। जी। यही रीजन है कि हम लोग ना आज तक आप लोगों को बहुत मिस करते हैं।
बहुत मन करता है कि फिर से वो दौड़ शुरू हो जाए, फिर से वो कॉमेडी हो, रोज रात को जो बैठ के वो कॉमेडी देखने का मजा था वो सच में बहुत मिस किया जाता है। और मुझे लगता है सिर्फ ये मैं कहने वाली नहीं हूँ, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। जब मैंने इंस्टाग्राम पे कल पोस्ट किया था कि आपके साथ मैं प्रोग्राम करने वाली हूँ, मेरे पास इतने मैसेजेस आए थे, और उसमें स्पेशली मुझे थैंक यू करने वाले मैसेजेस आए थे। और सबका रिक्वेस्ट था उनसे बहुत कॉमेडी करवाइएगा, उनसे बहुत। लेकिन मतलब होता है क्या, जब हम किसी की जिंदगी के बारे में बात करते हैं तो फिर वो बात थोड़ी सी गहरी सी हो जाती है, तो कॉमेडी उसमें थोड़ी गुम हो जाती है। कॉमेडियंस खैर का कोई। प्रॉब्लम क्या है कि उसकी उसकी जिंदगी की कहानी बहुत सीरियस होती है, तो हाँ। वो उसमें उसमें इंटरेस्ट कम ही आएगा। अच्छा सर, कभी आपको किसी चीज का कोई रिग्रेट हुआ इस मकाम पर पहुंचने के बाद? बहुत सारी चीजों का रिग्रेट हुआ कि कई बार क्या है कि हम जिस तबके से आए हैं, समझ कम थी, समझ में नहीं आता था, एजुकेशन कम था, सपोर्ट सिस्टम कम था, आजू बाजू में समझदार लोग कम थे। तो कई बार किसी को कुछ गलत शब्दों में बोल भी दिया होगा, कहीं कुछ गलत हरकत भी की होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों का रिग्रेट है मुझे। लेकिन वो फिर एक बार कहूंगा कि वो अनजाने में, मतलब वो नासमझी में हुए सारी चीजें हैं। लेकिन जिससे कहीं गलती से मेरे से कुछ भी गलती से निकल गया हो, तो मैं हाथ जोड़ के तमाम लोगों से माफी चाहता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया का हर आदमी मेरे लिए गुरु है, हर बंदा मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ दिख। और क्योंकि हम स्टैंड अप कॉमेडियन परफॉर्म ही समाज की चीजों से लेते हैं, परफॉर्मेंस ही किसी मतलब किसी कैरेक्टर को लिया, किसी की कुछ बातें ले ली, ऐसा सीखते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब हमारे लिए बहुत गुरु भी है और वैल्यूएबल, सबका सबका रिस्पेक्ट। सो काइंड ऑफ यू, आप ऐसे प्लेटफॉर्म में आकर के आपने ये वाली बात बोली, मतलब आई एम फीलिंग सो टच्ड। बहुत हाँ, क्योंकि खूबसूरत क्या होता आपने है, बड़े दिल से बोला। कभी कभी लोग हर्ट हो जाते हैं। देखिए क्या है, हमारा मकसद कभी क्या होता है, आजकल कॉमेडियंस को ना टारगेट किया जा रहा है, अच्छे कॉमेडी में स्पेशली। जो गाली गलौज कर रहे हो तो बच रहे हो, जो कमा रहे हैं, सब चीजें चल रहा है उनका, सब चीज क्योंकि हाँ। उनके साथ में एक सपोर्ट सिस्टम है हर चीज का। उनके पास में फेक व्यूवर्स भी है, उनके पास हम्म। में फेक सब्सक्राइबर भी है, हम्म। फेक कंपनियां फेक नहीं है, कंपनियां तो हम्म। पैसा फेंक रही है। और हाँ। पैसा फेंकने के बदले ये सब लेकिन हमको क्या, जैसे अब जैसे मैंने कोई जोक कर दिया, समझो हाँ। दोस्तों यूपी में मैं गया था तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा मैंने बोल दिया, तो खामो वो पीछे जो नीचे लोग यूपी का एजेंडा लेके आ जाएंगे। अरे भाई, हाँ। यूपी यूपी को मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आप सिर्फ यहाँ लिखने के लिए अपना प्यार दिखा रहे हो। मैं दिल से यूपी से प्यार करता हूँ, देश दिल से गुजरात से प्यार करता हूँ, दिल से महाराष्ट्र से प्यार करता हूँ, दिल से हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। आप मुझे देशभक्ति या प्यार और एक हम्म। इमोशन ना समझाए, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ अपने देश के प्रति, बहुत इंसानियत के प्रति बहुत इमोशनल हूँ। लेकिन वो फिर दिखाने के लिए, हीरोगिरी करने के लिए वो फेक, पहली बात तो वो असली होते नहीं, वो फेक होते हैं, उनको क्या है दिखाना होता है। तो ऐसे अच्छे कॉमेडीज को बहुत परेशान किया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ इसके खिलाफ कोई कानून बनना चाहिए। सर अब तो भाई जो सारी गंदगी कर दुनिया रहा है यही कर रही है। हाँ सब नहीं, जो यही गंदगी करने जो कर लगे। रहे गंदगी को जो कर रही है उनको तो हम हम्म। अ, आप रोक नहीं रहे हो, ठीक है। जो अच्छा फैमिली कंटेंट करने की कोशिश करे, तुम उसमें काम होगा बहानेबाजी, समझे। समझ गई। समझो किशोर कुमार साहब के अंदाज में कुछ गा दिया, तो नीचे आ हाँ। जाएंगे, अरे तू किशोर कुमार को क्या समझता है, इस तरह की बात है। पहली बात तो बदतमीज, इतने बदतमीज की मैं सोचता हूँ कि यार ये अपने माँ बाप से भी क्या ऐसे ही बात करते होंगे, इतने बदतमीज मतलब। लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वो पेड़ बदतमीज है, उनको पैसा मिलता है बदतमीजी का भी हाँ, आज के जमाने बदतमीजी में। का पैसा मिलता है। वो एक शेर था ना कि हर वक्त चश्मे खरीदार में रहने के लिए आदमी नंगा हो गया बाजार में रहने के लिए। तो ये वो लोग हैं कि इनको इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पे क्या इमोशन। मेरी अगली फिल्म का मैं शायद यही यही एक सब्जेक्ट रखूंगा, द ट्रोलर। द ट्रोलर। हाँ, लुकिंग उसमें मैं, फॉरवर्ड। यस, तो ट्रोलर के जिंदगी का और ट्रोलर की जिंदगी का खुद पे क्या असर है और उसकी वजह से दुनिया पे क्या असर है, और कैसे वो कुत्ते की मौत मरता है, वो मैं बना हुआ ट्रोलर। और फैंस को तो मैं भैया, जितने मेरे जो फैंस, इन द सेंस फैंस को तो मैं अन्नदाता कहता हूँ। मेरा हाँ। ऐसा मानना है कि वो मेरे लिए क्राउड नहीं, वो मेरे लिए प्राउड है। वो मेरे लिए भीड़ नहीं, वो मेरे लिए लीड है।
तो मैं कहता हूँ कि पहले ये अन्नदाता, बाद में अन्नदाता। तो मैं धन्यवाद। इनको, हाँ, भगवान का दर्जा देता हूँ। और मेरे को, मैं अपने फैन शब्द मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं मेरा फैन हूँ। ऐसी जो मुझे बात नहीं है। चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि मेरी व्हाट्सएप पे मैंने लगा रखा है कि वो मुझे मानता है, ये उसकी मानता है। मेरे अंदर बिल्कुल से कोई बिल्कुल खास बात नहीं, वो मुझे मानता है, बिल्कुल ये राइट। उसकी मान, उसका बड़कपन है, क्योंकि उसने मुझ में कोई हाँ अच्छाई देखी। और ऐसे ही मैं लोगों को कहता हूँ कि आपके अंदर ऐसी सच्चाई, देखिए, फैन होना बड़े गर्व की बात है। अगर आप किसी से, आप फैन हो रहे, इसका मतलब कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप बहुत प्यार करना जानते हो। लव वेरी राइट। वेरी राइट। है आपके अंदर, इमोशन है आपके अंदर। फैन होना मतलब, मैं बहुत लोगों का फैन हूँ और मुझे इस बात पे बड़ा प्राउड है यार। फैन होना मतलब आप कुछ अलग हो, आपके अंदर कुछ बात है, इसलिए आप फैन हो किसी के। लेकिन जो ट्रोलर्स होते हैं, वो ना खुद के होते हैं, ना समाज के होते हैं, ना परिवार के होते हैं। वो पता नहीं क्यों होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से देख ली है, बहुत अच्छे से जी। गहराई से समझते हैं इस चीज को। आप अपने हम्म। बच्चों को कभी चाहेंगे कि वो इस इंडस्ट्री में आए? देखिए, ऐसा मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अभी बच्चों को पढ़ने का टाइम चल रहा है, पढ़ो, पहले पहले पढ़ लो। और फिर आपको अचानक एक दिन लगे कि नहीं पापा, मैं ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कुछ और करना चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगा अरे फिर तो पहले क्यों नहीं बताया। अभी आपको जो करना है, देखिए, उनके नसीब से अगर मैं काम कर पा रहा हूँ और उनके लिए ही कुछ कर पा रहा हूँ, वो उन्हीं का नसीब है। तो मैं समझता हूँ कि, और या हो सकता है कि उनके नसीब से मुझे मिल रहा है, जो मुझे मिल रहा है वो उनका नसीब, मेरे नसीब में नहीं है, उनके नसीब से। सच है, मैं नाइस समझता हूँ कि, थॉट। तो मुझे लगता है कि बच्चा कोई भी, किसी का भी बच्चा हो, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, मैं सबके लिए प्रे करता हूँ कि हर बच्चा अच्छा संस्कारी बने, अच्छा काम बने, और वो अपने काम से खुश रहे, उसको खुशी मिले। क्योंकि बच्चों को, मैं समझता हूँ कि हर खुशी मिलनी चाहिए, और उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, और वो खुश रहना चाहिए अपने काम से। टॉर्चर नहीं होना चाहिए उसको, क्योंकि हमने कई ऐसे बचपन देखे हैं जो बड़े दुखद रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगर अगर उनके नसीब में अच्छा है तो उनको मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा। मुझे लगता है कि हर किसी के लिए ईश्वर जो है कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखता है। देखिए, जब आपने जी। रतन नूरा जी को देखा, आपने उनको अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए जिंदा रख लिया। वो अब जहां भी जिस जन्म में भी होंगे, रतन नूरा जी जिंदा है आज भी। तो जी। चलते चलते रतन नूरा जी से एक बार फिर से मुलाकात करवा दें दर्शकों की हम। हमारा नाम है रतन नोरा, और आपसे प्रणाम करूंगा पूरा के पूरा। दर्शकों के बिना हम हूं अधूरा, और योग्यता इसी तरह से मनोरंजन करते रहो। संसार तुमको आशीर्वाद देगा पूरा के पूरा। तुम जियो हजारों साल, रहो अरे बाबा। हमेशा खुशहाल, चाहे रहो मुंबई या नैनीताल। वाह। दुआओं से रहो माला माल, क्योंकि आप हो सोशल मीडिया की लाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा है रतन नूरा और सुनील पाल। जाते बहुत जाते मैं अच्छे। अपनी फिल्म मनी, अपना लॉकडाउन टू अनलॉक, जो हमारी फिल्म शिमारंभी पर स्ट्रीमिंग चल रही है, उसका एक गाना मुखड़ा ओ सुना वाह। देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वाह। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल। मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना। तो ये फिल्म शुमारंभ पे स्ट्रीमिंग हो रही है, और इसके गाने बिफोर यू म्यूजिक पर आए हुए हैं। बिफोर यू म्यूजिक पर सारे गाने इसके ऊपर है। और बाकी सुनील पाल ऑफिशियल पे तो आप जा ही सकते हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और जो ट्रोल कर रहे हैं उनको 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 उनके हिसाब से जवाब दीजिए। आप ही सब मेरी ताकत हो। जितने यस। प्यारे प्यारे दर्शक है, वही मेरी मेन कमाई है। वेरी राइट सर, वेरी यस। राइट। थैंक यू सो मच, आज आपने इतना ऑल समय द बेस्ट। दिया, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आपको पता नहीं है, प्रोग्राम के बीच में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के संजय पांडे जी जुड़े थे, अनुराधा जी भी फिल्म ओह, इंडस्ट्री की हैं। हाँ, वो संजय पांडे सारे जी को जुड़े थे। प्रणाम, मैं नाम अनुराधा नहीं जी ले को प्रणाम। पाऊंगी।
मैं उन लोग का नाम नहीं ले पाई क्योंकि हम बात करने में मशगूल थे, पर मैंने नोटिस किया बहुत सारे हीरो हीरोइंस आए थे आपसे मिलने के लिए और सबने आपको हेलो हाय सब कुछ कहा, पर मैं उस वक्त बोल नहीं पाई। मैंने कहा आप पहले आपसे बात कर लेते हैं। तो सारे थैंक दोस्तों यू। को मेरा प्रणाम है, सब लोगों को मेरा प्रणाम है। और सब अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, और आप सब लोगों को ईश्वर खूब तरक्की दे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जल्द आपसे मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट और शुभकामनाएं आपको आपकी नई फिल्म के लिए। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। जितने दर्शक जुड़े थे आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया थ्रू आउट। और अनु थैंक यू सो मच, यू वर देयर थ्रू आउट, थैंक यू वेरी मच। शान आपको भी थैंक यू। और हिरेन जी थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सी यू ऑल अगेन, टेक केयर।